हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिफाई 2.0 पर। तो कैसे हैं गाइस, मैंने कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं करी थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था और काफ़ी ज़्यादा बीमार भी था। और स्कूल की टेंशन तो गाइस रहती है, क्योंकि मैं अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आप पिछले पार्ट पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, प्लीज़ उस पार्ट पर भी सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि मेरे चैनल पर व्यू बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। मैंने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे वो दोनों उस विलेज के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचकर वो बूढ़ा आदमी उन्हें धोखा दे देता है और उन गार्ड से कहता है कि इन लोगों ने मुझे धमकाया है, और उन्हें फंसा देता है। इसके बाद वो गार्ड से उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक्सकैलिबर ने उन पर दोबारा से हमला कर दिया था, जिससे वो सभी घायल हो गए थे। हम देखते हैं कि उसने जिस वक्त उस पर हमला किया था, उसी वक्त एक बंदे ने आकर एक्सकैलिबर पर ही हमला कर दिया था, जिससे एक्सकैलिबर काफ़ी ज़्यादा बाल बची थी। और क्योंकि एमसी ने उसे वापस से एक स्पॉट में बदल दिया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो दोनों ही शौक थे, क्योंकि ज़मीन को उसने 2 हिस्सों में बांट दिया था। और हमें उस बंदे के बारे में कुछ जानकारी बताई जाती है, जिसका नाम है रैन, और एक डिफेंडर क्लास का प्लेयर है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर एक्सकैलिबर एमसी को डांट रही थी कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि एमसी बता रहा था कि मैं बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा हूँ, मुझ में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है। वो एमसी से कहती है कि तुम्हें उसके कपड़ों से संभल कर रहना होगा, क्योंकि उसकी पावर उसके कपड़ों से ही आती है। अगर तुम उसके कपड़ों से टकरा गए तो शायद तुम्हारा खेल वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। एमसी कहता है कि ये कैसी पागलों की बातें कर रही हो, इतना सब कुछ देखने के बाद तो किसी को भी ये बात पता चल जाएगी। लेकिन एमसी अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि उसे भी ये बात पता थी कि अगर उससे एक भी गलती हुई तो उसका खेल वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। वो एमसी कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन एक्सकैलिबर काफ़ी ज़्यादा भारी है, जिससे मुझे खड़े रहने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। एक्सकैलिबर उसे वार्निंग देती है कि अब जिस स्तर पर तुम हो, यानी जिस स्टेट में तुम हो, उस स्टेट में तुम मुझसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही अपनी पावर यूज़ कर सकते हो, इसीलिए जल्दी से उस पर अटैक करो। लेकिन एमसी एक्सकैलिबर से पूछता है कि क्या हमारा इस समय लड़ना ज़रूरी है। इसके जवाब में एक्सकैलिबर गुस्से से कहती है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम ऐसी जगह पर आकर ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हें लड़ने की ज़रूरत है कि नहीं? क्या तुम्हें अपनी सिचुएशन देखकर नहीं लग रहा? क्या तुम सच में इतना ज़्यादा डर रहे हो लड़ाई से? इसके जवाब में एमसी कहता है कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा डर नहीं रहा हूँ, मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ कि क्या हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है यहाँ से बचकर निकलने का। जिस पर एक्सकैलिबर आगे कहती है कि ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जिस पर एमसी बताता है कि मेरी बात सुनो ध्यान से, क्योंकि हमारा जो गोल है वो है कि हमें इस टावर पर चढ़ना है और फर्स्ट रैंक नागी को ढूंढना है। लेकिन अगर हम इस वक्त यहाँ पर फाइट करते हैं तो शायद हमें उस टावर के आसपास के शहरों में जाने की कोई ज़्यादा मुश्किल होगी। और वैसे भी अगर हमारी किस्मत रही, अगर हम रैन को हरा पाए इस बंदे को, तो शायद मैं बेहोश हो जाऊँगा और उसके बाद हमें शायद ये पकड़ कर ले जाएंगे। जिस पर एक्सकैलिबर कहती है कि क्या अगर तुम ऐसी बात है तो क्या तुम जब तक बेहोश नहीं हो जाते तो क्या तुम ऐसे ही खड़े रहोगे? लेकिन हम तभी देखते हैं कि एक्सकैलिबर किसी चीज़ को देखकर हैरान थी, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा अटैक जो कि उस बंदे ने यानी रैन ने एमसी पर कर दिया था, जो कि उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। एक्सकैलिबर कहती है कि तुम्हारे सामने से एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक आ रहा है, उसे जल्दी से डॉज करो। जहाँ पर वो रैन उनसे कह रहा था कि तुमने काफ़ी ज़्यादा गलत काम किए, क्योंकि तुमने एक तो गेट पर अटैक किया और तुमने कुछ लोगों का मर्डर करने की कोशिश की। सॉरी गाइज, मैं ऐसा दोबारा नहीं कह सकता, तो मैं कुछ और भी बता देता हूँ कि तुमने इन लोगों को घायल करने की कोशिश करी है और तुमने काफ़ी ज़्यादा गुनाह कर दिए हैं, यानी कि अब इन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट हो चुके हैं, जिस पर अब वो उन्हें बता रहे हैं कि अब वो उन्हें पकड़ कर ले जाएंगे। जिस पर एमसी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। रैन अपनी पावर का यूज़ कर एमसी को वहाँ पर पकड़ लेता है, जिस पर एमसी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा टाइट से पकड़ा हुआ था। और रैन आगे बताता है कि उन्हें तुम लोगों ने इतने सारे क्राइम किए हैं
इसलिए अब मैं एक प्लेयर होने के नाते तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता हूँ, क्योंकि अब तुम अपने बारे में कुछ भी सफाई नहीं दे सकते कि तुमने ये किया और क्यों किया या फिर कैसे किया है। हम देखते हैं कि वो ये सब बिल्कुल सीरियस होके कह रहा था, जिससे एमसी की तो बिल्कुल फट जाती है। एमसी को रेन का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था। उस प्रेशर को महसूस कर कर कह रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंस प्रेशर है, जिसे मैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से ही सहन कर पा रहा हूँ। वो बताते हैं कि आखिर यही है आखिर उन बंदों की पावर जो कि इन टावर्स को चढ़ते हैं और इन्हें प्लेयर कहते हैं। एक्सकैलिबर उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या ठीक हो, तुम्हें कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही, जिस पर एमसी बताता है कि नहीं, ज़्यादा नहीं, बस मैं कुछ हिला नहीं पा रहा हूँ अपना हाथ या फिर कुछ भी नहीं। गलत समझ। सी एक्सकैलिबर की कुछ पावर्स का यूज़ कर कर उन सभी कपड़ों को फाड़ देता है, जिससे वो उन सबसे आज़ाद हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि और दूसरी तरफ रेन भी अपने पावर्स को इकट्ठा कर कर एक वेपन बना लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब शायद उसे उन सबसे फाइट करने की ज़रूरत है। एमसी भी अपनी पावर का यूज़ कर कर हवा में उड़ चुका था, जहाँ पर वो अपना स्टैंस लेकर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमला करने वाला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन वो हमला करता उससे पहले वो देखता है कि कुछ लोग अभी भी वहाँ पर खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर वो कहता है कि आखिर ये लोग अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर मैंने ये अटैक कर दिया तो शायद ये भी इफेक्ट होंगे और शायद इनमें कुछ घायल भी हो सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं। इसलिए वो अटैक ही नहीं करता है। लेकिन एमसी अटैक करने वाला है ये सोचकर एक्सकैलिबर तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपनी पावर्स का यूज़ करे। और जितनी पावर एमसी ने इकट्ठा की थी उसे देखकर तो वो बंदा रेन भी काफ़ी ज़्यादा शौक था कि इस बंदे के पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे हो सकती है, ये कोई मामूली इंसान नहीं लगता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी उन सभी को बचाने के लिए अपनी पावर्स को छोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिरने लगता है और जिसका फ़ायदा उठाकर रेन हवा में उड़ जाता है और एमसी के मुंह पर एक काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार पंच चढ़ देता है, जिससे एमसी काफ़ी ज़्यादा घायल होकर नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं कि एक्सकैलिबर भी अपनी रियल फॉर्म में आ चुकी थी। वो एमसी के आगे खड़ी थी और एमसी अनकॉन्शियस हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि रेन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। वो कहता है कि मुझे भी ये पता था कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो और तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, क्योंकि तुम लोग इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच चुके हो और तुम्हें ज़्यादा कुछ इंजरीज नहीं आई है। और लेकिन दूसरी तरफ वो बंदे जिन्होंने ये देखा कि रेन के एमसी किस तरह से नीचे गिरा, वो कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक महसूस हो रहा है। शायद उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ होगा और वो काफ़ी ज़्यादा शौक भी थे, इस बंदे ने उसे ऐसे कैसे मार दिया। लेकिन हम देखते हैं कि रेन उन पर दोबारा से अटैक करने जाता है और कहता है कि शायद मैं अब इस बार तुम्हें अब ख़त्म कर दूंगा। देखते हैं कि एक्सकैलिबर भी सोच रही थी कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहती है कि मैं अब काफ़ी ज़्यादा लापरवाह हो चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी और हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। देखते हैं कि वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है, क्योंकि वो नहीं देखना चाहती थी कि उनके साथ क्या होगा। लेकिन तभी वो देखती है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो आंखें खोल कर देखती है कि वो डॉग, यानी कि वो जो कि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट डॉग था, वो उनके आगे खड़ा था। और वो यार जो भी वो जो भी भौंक रहा है, जो कि रेन पर भौंक रहा था, और रेन भी उस डॉग को देखकर अपने अटैक को वहीं पर रोक देता है। और रेन बताता है कि मोकीमो एक ऐसा जानवर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, लेकिन वो इन्हें क्यों बचाना चाहता है। और उसे ये तो समझ आ चुका होगा कि ये ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी क्यों। लेकिन हमें दिखाते हैं कि वो जो लोग थे वहाँ पर खड़े हुए, वो भी कहते हैं कि मोकीमो ऐसा जानवर है जो कि किसी भी लड़ाई में ऐसे बीच में दखल अंदाजी नहीं करता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो पहली बार किसी लड़ाई में किन्हीं को बचाने के लिए कूद जाता है। उसकी ऐसी सिचुएशन देखकर एक्सकैलिबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। और हम देखते हैं कि रेन अभी भी यहाँ नहीं रुकता, वो अभी भी उन्हें घूर कर देख रहा था और वो अपना एक अटैक उन पर कर ही देता है, जो कि मो के सामने से, यानी उस डॉग के सामने से ही जाता है और एक्सकैलिबर को हिट हो जाता है। और हम देखते हैं कि एमसी तो पहले से बेहोश था ही और एक्सकैलिबर भी हो जाती है। और जिसके बाद वो बंदा उनसे कहता है कि अब तुम सभी गार्ड्स जल्दी से इन दोनों को जेल में डाल दो, यानी कि इन्हें
अब तुम बंद कर दो किसी कमरे में। और हम देखते हैं कि वो डॉग उस पर गुस्सा कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा उस पर भौंक रहा था। और हमारा सीन चेंज होता है और हम दिखाते हैं कि उन गार्ड्स ने उन दोनों को जेल में डाल दिया था। फिर हमें उसी विलेज का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम किसी बंदे को यानी रेन को अपने मास्टर को इन्फॉर्मेशन बताते हुए दिखाया जाता है। रेन अपने मास्टर को बता रहा था कि एक मोकीमो जानवर यानी कि वो एक एंशिएंट एनिमल है जिसने उन दोनों अपराधियों यानी कि क्रिमिनल्स को बचाया था। जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ ये बिल्कुल बात सच है। उसका मास्टर उससे कहता है कि क्या तुमने किन्हीं निर्दोष यानी कि इनोसेंट लोगों को तो नहीं पकड़ लिया, और क्या तुमने उन्हें मारा भी था? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मोकीमो क्या किन्हीं विलेंस को बचाएगा? जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। और उसके बाद रेन उनसे बताता है कि शायद आपको इसे भी देखने की ज़रूरत है। हमें उनमें से एक के पास एक टाई मिली जो कि उसने गले में पहन रखी थी, और शायद मैंने इससे पहले ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी, और इसलिए मुझे लगता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। मुझे उसमें कुछ गलत लगता है। और वो मास्टर उस टाई को देखकर ज़ोरों से हंसने लगता है, और फिर हमें उसका पूरा चेहरा और पूरी बॉडी दिखाई जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि डीन था, सेकंड रैंक प्लेयर। और वो ज़ोरों से हंसने लगता है। वो कहता है कि शायद मैं विश्वास नहीं कर सकता, शायद मैंने ये टाई पहले भी शायद देखी है। जिस पर रैन पूछता है कि क्या आपको लगता है कि आपको सच में याद है कि ये टाई किसकी थी? जिस पर डीन उसे कहता है कि क्या तुम्हें वो बंदा याद है, रैन, जिसने नागी के उस एब्सोल्यूट डोमेन को सरवाइव किया था? जिस पर रैन कहता है कि हाँ मुझे याद है। क्या आपका कहने का मतलब ये है कि ये वही बंदा है, यानी कि ये रैन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जिस पर डीन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही बात समझ रहे हो, और शायद हमें अब उससे मिलने की ज़रूरत है। और फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें प्रिजन एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी और एक्सकैलिबर दोनों वहाँ पर बैठे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा उदास भी थे। जहाँ हम देखते हैं कि एमसी अपनी बातों से एक्सकैलिबर को बहलाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर वो कह रहा था कि वो अलग अलग बातें कह रहा था, जिसमें से वो कहता है कि शायद अगर मैं अपना अटैक ना रोकता तो शायद हम जीत सकते थे। लेकिन एक्सकैलिबर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। जहाँ पर अब एमसी अपने पूरा अलग अलग चेहरे बनाते हुए कहता है कि शायद अब इसमें मेरी गलती थी, शायद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगर मैंने शायद उस वक्त अपना अटैक ना रोका होता तो ऐसा नहीं होता, और शायद उसमें कोई भी गलती नहीं थी उसकी। मैं एक परेशानी और गड़बड़ दोनों ही हूँ। एमसी अपना ज़ोरों से दीवार पर सड़क पटकने लगता है। वो कहता है कि मैं बहुत ही काफ़ी ज़्यादा बेकार हूँ और बास्टर्ड हूँ, बिल्कुल कमीना। और एक्सकैलिबर उसे रुकने के लिए कहती है। वो एक्सकैलिबर की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि एमसी ने तो पूरी दीवार में ही क्रैक डाल दिए थे सिर मार मार कर। लेकिन हम देखते हैं कि एक्सकैलिबर रैन से माफ़ी मांगने लगती है और रोते हुए, और एमसी को कुछ समझ नहीं आता कि रैन आखिर एक्सकैलिबर माफ़ी क्यों मांग रही है। एमसी एक्सकैलिबर से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? जिस पर एक्सकैलिबर कहती है कि क्या तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो? क्या तुम ये समझ करना चाहते हो ताकि मैं अपना गार्ड डाउन कर दूं और तुम मुझे पीटने लग जाओ? और वो आगे बताती है कि मैं तुमसे इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ क्योंकि इसमें सारी गलती मेरी थी। अगर मैंने फ़ाइट शुरू ना की होती तो शायद हम अब यहाँ ना होते और शायद हमारी कोई सिचुएशन अलग होती। और सॉरी गाइज फिर से बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, आपको थोड़े दिनों के लिए इंतज़ार तो करना ही होगा। और गाइज अब से मैं हफ्ते में सिर्फ 2 ही वीडियो ला पाऊँगा, क्योंकि अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी हो सके उतनी वीडियो को लंबा खींच सकूँ और बड़ी बना सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि मैं हफ्ते में सिर्फ 2 ही वीडियो डालूँगा। और दूसरी तरफ एक्सकैलिबर ने अपनी बातों के साथ साथ ही एमसी के सर पर एक पंच रख दिया था, जिससे उसके सर पर आलू उग जाता है। एक्सकैलिबर कहती है कि
तुम्हें मुझे यहाँ पर मारना होगा, यानी मेरे चेहरे पर। एमसी पूछता है कि ये तुम क्या कह रही हो, क्या मुझे तुम्हारे मारना है? जिस पर एक्सकैलिबर कहती है कि हाँ, लेकिन एमसी तो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। एमसी कहता है कि क्या इसके पास दिमाग नहीं है, तो शायद इसीलिए वो किसी भी लड़ाई में बिना सोचे समझे कूद जाती है। वो ऐसे ये सब सोच ही रहा था कि वो तभी अचानक से एक्सकैलिबर से कहता है कि लिबर, क्या मैं तुम्हें लिबर बता सकता हूँ? तो गाइज, हमारे पास एक्सकैलिबर का एक शॉर्ट नाम यानी कि लिबर आ चुका है, तो अब हम भी उसे लिबर ही कहेंगे। अगर बीच में कहीं एक्सकैलिबर कह दूँ तो यही समझना कि मैं उसे ही कह रहा हूँ। वो एक्सकैलिबर से कहता है कि, यानी वो लिबर से कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अगर किसी मुश्किल स्थिति में यानी कि सिचुएशन में हो अगर, तो एक्सकैलिबर बोलना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, काफ़ी मुश्किल भी होती है करेक्टली बोलने में। तो इसलिए शायद हमें तुम्हें लिबर ही कहना चाहिए। जिसके जवाब में एक्सकैलिबर बिल्कुल ही शांत है, लिबर बिल्कुल ही शांत थी, वो स्पीचलेस थी। वो तभी कहती है कि तुम व्हाटएवर जो भी बोल सकते हो। जिस पर एमसी कहता है कि तो बिल्कुल ठीक है, अब से हम तुम्हें यही कहकर बुलाएंगे, यानी कि लिबर। तो आगे हम चलते हैं और आगे हमें दिखाया जाता है कि लिबर कहती है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा ताकि हम यहाँ से बच सकें, और उसके लिए हमें कोई तरीका ढूंढना होगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसी प्रिजन यानी कि उस बड़ी जगह के बाहर गेट की तरफ हम देखते हैं कि तो गार्ड्स वहाँ पर गार्ड कर रहे थे, लेकिन वो गार्ड तो क्या कर रहे थे, वो दोनों सो रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डीन और रैन दोनों वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि दोनों उन गार्ड्स को देखकर निराश थे कि उन लोगों ने कैसे गार्ड्स को यहाँ पर गार्ड करने के लिए लगाया हुआ है। उनकी ऐसी बातों को सुनकर वो गार्ड्स भी उठ जाते हैं। वो आगे कहते हैं कि उनसे, सर रैन आप और आप भी डीन। वो उनसे पूछते हैं कि आपसे भी क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम मुझे भी सर नहीं बोल सकते? वो दोनों गार्ड्स उन दोनों से माफ़ी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि सॉरी सर, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, हम अपनी पूरी मेहनत से आकर अपना काम करेंगे। आगे से डीन कहता है कि चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। वो दोनों गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन हम आगे देखते हैं कि लेकिन रैन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता, जिसे देखकर वो गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। वो कहते हैं कि शायद अब हम हमारी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन रैन उन्हें निकालता नहीं है। आगे डीन कहता है कि इसे छोड़ो, चलो आगे तो मुझे ये बताओ कि क्या तुमने उनका ध्यान रखा है अच्छे से, क्या दोनों यहीं पर हैं? यानी कि गाइस वो उन दोनों यानी एमसी और लिबर के बारे में बात कर रहे थे, जिसके जवाब में गार्ड्स कहते हैं कि हाँ, वो दोनों यहीं पर अंदर हैं और हमने उनका अच्छे से ध्यान रखा हुआ है। लेकिन आगे देखते हैं कि तभी अचानक से एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है वहाँ पर प्रिजन की तरफ से। वो कहते हैं कि इन लोगों ने पता नहीं अब क्या कर दिया है। गार्ड्स की तो फट जाती है कि अब वो उन सब को ज़रूर ही निकाल देंगे, क्योंकि उन्होंने उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था। और हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक होल हो चुका था दीवार में, जिसे देखकर डीन कहता है कि ये काफ़ी मज़ेदार बात है, उन लोगों ने एक ऐसा रास्ता चुना। और दूसरी तरफ उनके पीछे गार्ड्स उनसे माफ़ी मांग रहे थे कि आप हमें मार सकते हैं। और रैन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन डीन को इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और सो इस बैकग्राउंड गाइस के लिए सॉरी, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये घर ही ऐसा है मेरा, तो बस सब क्या बताऊँ आपको। डीन आगे कहता है कि क्या उन्हें ये नहीं पता था कि वो अगर इतना बड़ा ज़्यादा शोर करेंगे तो उन्हें पकड़े जाने का डर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि वो आगे ही भाग रहे होते हैं। और एमसी तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही बेहोश हो चुका था, जिसे उठाकर लिबर भाग रही थी। वो कहती है कि ये कमीना फिर से बेहोश हो चुका है। लिबर कहती है कि बस थोड़ी देर के लिए रोक के रखो, हम अभी तक पहुंचने वाले हैं। जहाँ पर एमसी कहता है कि अब मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जा रही हो, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि रैन अपनी कुछ पावर्स का यूज़ करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से उन पर पड़ती है, जिससे एमसी और लिबर का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे वो दोनों ज़मीन की ओर बढ़ने लगते हैं। जब वो ज़मीन के पूरे नज़दीक जाकर लग जाते हैं और उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, वो कहते हैं कि आखिर ये कैसा प्रेशर है,
ये मेरी बॉडी को पूरी ज़ोर से दबा रहा है जिससे। और हम देखते हैं कि रैन कहती है कि ये तुमने गलत किया, तुम्हें यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। रैन उन्हीं के सामने खड़ा था। एमसी बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, हमारा शरीर काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा है, जैसे बहुत सारा वेट है, लेकिन मैं तो अपना हाथ हिला सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ भारी हुई है वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे कपड़े हैं। यानी कि गाइस, रैन ने अपनी पावर से उनके कपड़ों को इतना ज़्यादा भारी कर दिया था कि उनका हिलना भी मुश्किल हो रहा था और वो अब खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जिस पर आगे रैन कहता है कि उनसे कि तुमने मुझसे ऐसे की मांग कैसी की कि जैसे मैं पागल हो चुका हूँ। क्या तुम्हें ये नहीं पता था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम भाग जाओगे? इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे कपड़ों पर मार्क को छोड़ दिया था, जिससे मुझे पता चल सके कि अगर तुम भाग जाओ तो मैं तुम्हें आराम से रोक सकूं। और शायद मैं इससे तुम्हें पूरे लगभग से लगभग आधे दिन तक कंट्रोल कर सकता हूं। और तुम ये क्या सोच रहे होगे कि ये इतना इजी होगा? तुम्हें शायद गलतफहमी हो चुकी है। एमसीएम रैन को अपनी सफाई दे रहा था। वो कहता है कि हम कोई डाकू नहीं हैं, हम तो यहाँ पर सिर्फ टावर पर चढ़ने के लिए आए थे और तुम लोगों ने हमें वहाँ पर गलत समझ लिया था, सो प्लीज़ हमें छोड़ दो। लेकिन वो दोनों ये मानने को तैयार ही नहीं थे। रैन उसे कहता है कि टावर पर चढ़ने के लिए तुम जैसे लाखों लोग आते हैं और यहाँ पर कीड़े बनकर रह जाते हैं। वो कीड़े से ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं बन पाते। हालांकि अगर मैं मान भी लूँ तुम लोग यहाँ पर टावर पर चढ़ने के लिए आई हो, लेकिन मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम लोग वहाँ पर चढ़ सकते हो? तो शायद तुम्हारे पास एक दूसरा कारण है कि तुम यहाँ पर गिव अप कर दो, क्योंकि टावर मेरे जैसे प्लेयर से भरा हुआ है। अगर तुम लोग मेरे सामने नहीं खड़े हो सकते तो ये इम्पॉसिबल है कि तुम लोग टावर पर भी चढ़ पाओगे। तो इसलिए इस चीज़ को भूल जाओ कि तुम ये यहाँ पर टावर चढ़ने के लिए आए हो। रैन अपनी बात ख़त्म करता ही है कि तभी उसे कोई कहता है कि बस करो, अब अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म कर दो। और हम देखते हैं कि तभी डीन एमसी के सामने आकर बैठ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम योसियोल जिन है? जिसके जवाब में एमसी कहता है कि हाँ। और आगे हम देखते हैं कि एमसी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। एमसी कहता है कि शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, शायद ये वही बंदा है जिसे मैंने उस दिन वहाँ पर देखा था, जो कि नागी के साथ फाइट कर रहा था और इसका एक आर्म भी कट चुका था, और ये वहीं से है शायद। और वो डीन एमसी से कहता है कि तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, मेरा नाम है डीन। और गाइज ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। तो गाइज आप लोग सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि मुझे सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जितनी बताएंगे हम उतनी सीरीज़ को यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बता ही दिया है कि हफ्ते में सिर्फ 2 ही वीडियो आ पाएंगी, और उन दोनों वीडियो को मैं लगभग 1 घंटे की जितनी हो सके उतनी करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए बाय, टाटा।